ये बहुत लोग देखने आते हैं। ये बिल्डिंग खुद से इंक्लाइन हो गई है, बाकी बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में देखिए तो ये कैसे तिरछी है बिल्डिंग। और क्रूजेस होते हैं इस तरह के। ये है ग्रिमाल्डी लाइंस के क्रूजेस, बट ये बिल्कुल ही बिना पका हुआ सा है। ये ऐसा इन्होंने दे दिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे खाऊं, ये मेरे से खाया नहीं जा रहा है। और ये जो पास्ता है ये भी बिना बना हुआ है, मतलब ये सीधे जो बॉइल्ड होता है ना वो बॉइल्ड पास्ता है। मतलब ये कोई सॉस इसमें कोई है ही नहीं, वाइट या रेड कोई भी सॉस जो हम डालते हैं ना वो डला हुआ ही नहीं है। अभी जिस रेस्टोरेंट से हम निकले हैं वो जो क्वीन मूवी में दिखाते हैं ना कि आप शेफ़ से ज़्यादा सॉस मांग लो, केचप मांग लो तो गुस्सा हो जाता है, तो ये इटली में सही में ऐसा है। क्योंकि इटली में ना जब ये खाना बनाते हैं तो ये उसको एक क्राफ्ट की तरह समझते हैं। और अब हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करके अंदर ले जाने वाले हैं। ये बड़ा सा क्रूज़ है। आइए सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का ब्रेकफास्ट मेन्यू। तो ये हैं जूसेस, फ्रेश जूस है 2-3 तरह का। आई गेस यहाँ पे है कॉफ़ी, पानी ठंडा और अलग अलग तरीके का कॉर्नफ्लेक्स, कुछ कुकीज़, जैम्स और एप्रिकॉट जैम, चेरी जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, बटर। ये कोई एक नई चीज़ है, ऑयल से में रखा हुआ है कुछ। और मिल्क, सोया मिल्क, ओट मिल्क, और कौन सा मिल्क है, लैक्टोज फ्री मिल्क, नॉर्मल मिल्क। ये अलग अलग तरीके का चीज़ है, बटर है, ये भी योगर्ट है, दही अलग अलग तरीके का, मतलब अलग फ्लेवर्स में, कुछ प्लेन होगा कुछ अलग फ्लेवर्स में होगा ऐसे करके। ये सैल्मन फ़िश है, ये बॉइल्ड होता है फ़िश, तो पका हुआ होता है बट देख के ऐसा लगता है कि पका हुआ नहीं है। एंड देन यहाँ पे कुछ फ्रेश फ्रूट्स वगैरह हैं ऐसे करके। तो ये ब्रेकफास्ट में हाफ आइटम्स थे। अभी बाकी के आधे आइटम्स जो है वो मैं दूसरी तरफ आपको दिखाने वाला हूँ। और अच्छा लैविश ब्रेकफास्ट मेन्यू है यहाँ का। और बड़ा सा ब्रेकफास्ट एरिया है, मतलब रेस्टोरेंट जो है वो बड़ा सा है। ये है क्रॉसेंट्स, एप्रिकॉट पेस्ट्री, प्लम केक, डोनट्स, चॉकलेट पाई, चॉकलेट क्रॉसेंट, बहुत सारे तरीके के आइटम्स हैं यहाँ पे खाने वाले। कोकोआ प्लम केक, और ये है सैलड। यहाँ फ्रेश सैलड लोग काफ़ी पसंद करते हैं। उसके साथ में ये आ गया अब पोर्क सॉसेज, बेकन, स्क्रैम्बल्ड एग, बॉइल्ड एग, रॉ हैम, ये है सलामी, ये है स्लाइस्ड हैम, और ये है चीज़। सो ये कुछ आइटम्स हैं। और यहाँ पे है ब्रेड जिसको सेक के खाया जा सकता है। तो ये सारा ब्रेकफास्ट मेन्यू है यहाँ का। और अब मैं शुरू करने वाला हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो ये है हमारा रिज़ॉर्ट। ये इसका बैक व्यू है जहाँ पे पूल वगैरह है, और काफ़ी ह्यूज सा रिज़ॉर्ट है और अच्छा है, वेरी नाइस। ये पीछे एक गेट है जहाँ से बीच पे जाने का रास्ता है, तो ये निकलते हैं यहाँ पे। तो ऐसे यहाँ पे एरो लगा है, रिज़ॉर्ट टस्काना चार्मी टू द बीच। और अभी मैं वॉक करने वाला हूँ बीच की तरफ। ये सामने बीच मुझे इस जंगल के आगे आने वाला है। ये है पीछे पूरा बीच का एक्सेस। ये शायद कोई रेस्टोरेंट बना हुआ है, पागुरो, मे भी इन्हीं रिज़ॉर्ट वालों का हो। और जैसे ही इस रेस्टोरेंट में
एंटर करते हैं, यहाँ बीच देखने लगता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मैं रुका हुआ हूँ एक सी साइड रिजॉर्ट में, पिसा सिटी में, जो कि है इटली में। और मैं अपनी जर्नी दिल्ली टू लंदन बाय रोड अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर कार में जो ट्रैवल कर रहा हूँ, हियरिंग अवेयरनेस के लिए मैं ये ट्रिप कर रहा हूँ और ये पूरी जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल द ट्रैवलिंग सीईओ। और क्या अमेजिंग व्यू है, क्या अमेजिंग मॉर्निंग है। यहाँ पे एक इन्फिनिटी पूल है और साथ ही यहाँ पे ये पीछे पूरा सी का व्यू है। ये बहुत ही बड़ा सा बीच है यहाँ पे और बहुत ही अमेजिंग सा व्यू है। ये हमारे रिजॉर्ट से डायरेक्ट एक्सेस है इस बीच का। और ये नीचे एक अलग स्विमिंग पूल है और एक इधर की साइड में एक अलग स्विमिंग पूल है जो कि है इन्फिनिटी पूल कहते हैं, मतलब जो कि बिल्कुल सी व्यू पे है, जहाँ पे सामने में सी दिख रहा होता है। तो इट्स वेरी नाइस। अभी जस्ट मैंने ब्रेकफास्ट किया और अब नीचे रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ। तो फाइनली होटल से चेकआउट हो गया है और मैं आ गया हूँ अपनी कार पार्क में, जो कि होटल के प्राइवेट पार्किंग में मैंने लगाई थी। जो इसका पूरा सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है। जैसे ही हमने पे कर दिया है काउंटर पे, 10 यूरोज़ पार्किंग चार्ज था, तो जैसे ही कार बैरिकेड के पास में आएगा वो ऑटोमेटिकली बैरिकेडिंग जो है ये खुल जाएगा। सो दैट्स इट। चलते हैं अब आगे पिसा सिटी की तरफ। हम पिसा में थोड़ा आउटर पे बीच के पास रुके थे, तो अब पिसा सिटी की तरफ चलते हैं और लीनिंग टावर ऑफ पिसा देखते हैं। सो लेट्स गो। चलो भाई, मस्त रिजॉर्ट था, बहुत ही मज़ा आया यहाँ पे। सुबह बीच पे वॉक करने भी गए, स्विमिंग पूल वगैरह था और ओवरऑल जो इसका वाइट का थीम था वो बहुत ही अमेजिंग था। और फाइनली अब समय हो गया है निकलने का, तो यहाँ से निकलते हैं। बाय बाय। तो ये है इटली का कंट्री साइड, जो थोड़ा गांव जैसा एरिया है यहाँ का, लेकिन ये भी कितना ब्यूटीफुल है। अभी मैं सामने रोड की तरफ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये दोनों तरफ से पेड़ है और ये रोड है पतली सी बीच में, जिसमें एक तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक तरफ से जा रही हैं। दूर तक देखिए दोनों तरफ से रोड है और एकदम सिमेट्री में, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ को बिल्कुल काट के और डिज़ाइन की तरह बनाया गया। और ये लेफ्ट वेफ्ट पे जो है ना, ये पूरा ये फार्म लैंड्स हैं लोगों के, जहाँ पे लोगों के फार्म हाउसेज या फार्मिंग का सिस्टम है पूरा, सब खेती वेती करते हैं। यहाँ पे पेड़ वगैरह लगा रखा है। ये पूरा है इटली का कंट्री साइड, खेती वेती ये सब चल रही है, लोगों के बड़े बड़े फार्म्स हैं यहाँ पे। और उसको होते हुए हम क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ से हम चलने वाले हैं सीधा। ये देखिए गोल चक्कर जैसा बना हुआ है, तो गोल चक्कर पे यहाँ पे वेट करना होता है। जो गोल चक्कर पे पहले जा रहा होता है राउंड अबाउट पे, उसका फर्स्ट राइट होता है, तो हमें वेट करना होता है। जब क्लियर हो जाता है ये राउंड अबाउट, तब हम राउंड अबाउट में एंटर करते हैं। शुरू में मैं चलाता रह जाता था, राउंड अबाउट में एंटर कर जाता था ज़बरदस्ती, और लोगों को ब्रेक मारना पड़ता था। और बाद में मुझे ये रूल समझ में आया इनका। ये सारा है इटली का खेती वाला एरिया, गांव वाला एरिया, जहाँ लोग रहते हैं, पेड़ पौधे और गाँव। बट यहाँ भी रोड देखिए तो कितनी अच्छी रोड है। भले ही पतली रोड है, सिर्फ एक साइड से लोग आ रहे हैं, एक साइड से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रोड्स वगैरह की जो क्वालिटी है वो सब बहुत अच्छी है बिल्कुल। ये हम पहुंचने वाले हैं लीनिंग टावर के पास में, जो लीनिंग टावर ऑफ पिसा है। दूर से इसका व्यू आना हमें शुरू हो गया है। वो गोल गुंबद के पीछे है छोटा सा, जो अभी दिख रहा है, हम बहुत दूर हैं इसलिए। और अभी भी वो 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। तो जैसे ही हम पास जाएंगे उसका अच्छा सा व्यू आने वाला है।
मैंने दूर से थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की है। ये उसके आसपास का एम्बियंस है। ये सिटी है, पीसा सिटी। ये टनल शुरू हो चुका है और जैसे ही हम टनल क्रॉस करेंगे उसका एक अच्छा सा व्यू लीनिंग टावर ऑफ पीसा का आने वाला है। तो बी रेडी टू सी द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। तो ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा की पार्किंग। यहाँ से पार्किंग टिकट निकलेगा, प्रेस करते ही ये आया टिकट, और जैसे ही हम टिकट निकालते हैं ये बैरिकेड खुल जाता है, और इस बैरिकेड के खुलने के बाद में हम जाके पार्किंग स्पॉट पे कार को पार्क कर देते हैं। काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं, शायद वीकेंड है इसलिए। यहाँ शुरू में जो पार्किंग स्पॉट्स होते हैं मोस्टली खाली होते हैं, क्योंकि वो हैंडीकैप लोगों के लिए वो डेडिकेटेड स्पॉट्स होता है। तो इसलिए अब हम आगे चल रहे हैं अपना पार्किंग स्पॉट ढूंढने, और ज़्यादातर पार्किंग स्पॉट्स फील्ड हैं। ये है लीनिंग टावर ऑफ पीसा का एंट्रेंस। पार्किंग हो गई है, मैंने कार पार्क में लगा दिया है। सारे लोग इधर जा रहे हैं। काफ़ी भीड़ आई हुई है। मुझे मतलब यहाँ नॉर्मली टूरिस्ट स्पॉट्स पे इतनी ज़्यादा भीड़ होती नहीं है, कम ही लोग होते हैं। दो बहुत फेमस पॉइंट्स होते हैं बट बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। लेकिन उसके हिसाब से बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो रही है, काफ़ी लोग दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, शायद टिकट काउंटर वगैरह कुछ आगे हो। ये रास्ते में कुछ दुकानें लगी हुई हैं अलग अलग चीज़ों की, कुछ हैंडीक्राफ्ट, वुडन आइटम्स, और लीनिंग टावर ऑफ पीसा का वो भी है जो वो छोटे बना के रखते हैं ना देखने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। जाते हुए देखते हैं, कुछ सोवीनियर लेने की कोशिश करूँगा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा का जो रेप्लिका होता है वैसा एक सोवीनियर लेने की कोशिश करूँगा अपने ऑफिस में लगाने के लिए। साथ में कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं, मैकडॉनल्ड्स है, लोग बैठ के खा रहे हैं। इधर भी स्ट्रीट फूड है, लोग बैठ के इधर भी खा रहे हैं। ये है जो मेन एंट्री है लीनिंग टावर ऑफ पीसा की। इसके अंदर से होते हुए जाना है। Oh, and this is the first view of the monument. This is the first view and this is how it looks. ये बहुत लोग देखने आते हैं। ये बिल्डिंग खुद से इंक्लाइन हो गई है, बाकी बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में देखिए तो ये कैसे तिरछी है बिल्डिंग, और सालों से ऐसी ही खड़ी है। This is a church. तो ये एक चर्च है जो बिल्कुल ही लीनिंग टावर ऑफ पीसा के साथ में है। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं अभी। ये एक चर्च है लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बिल्कुल सामने। इनफैक्ट ये टावर ऑफ पीसा है क्योंकि झुका हुआ है, इसलिए लोग इसको लीनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं। इसका नाम लीनिंग टावर ऑफ पीसा नहीं है। And here is the Leaning Tower of Pisa. तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी 2023 में इस साल 850th एनिवर्सरी मनाई गई है। मतलब ये 1283 में बनाया गया था ये स्ट्रक्चर, और 12th सेंचुरी का बनाया गया स्ट्रक्चर है। इसके नीचे जो मिट्टी थी वो सॉफ्ट होने के कारण ये टावर थोड़ा इंक्लाइन हो गया था। तो शुरू में करीब ये 4 डिग्रीज इंक्लाइन था। करीब 200 साल के बाद में, अभी से 600 साढ़े 600 साल पहले, ये 5.5 डिग्री इंक्लाइन हो गया, मतलब थोड़ा सा और झुक गया। और उसके बाद से मतलब रिसर्चर्स इसके ऊपर रिसर्च करते रहे हैं कि ये टावर गिर क्यों नहीं रहा है। अभी फाइनली 1990 के आसपास में इस पे करीब 20 साल रिसर्च चला है। इसके रिस्टोरेशन का भी काफ़ी काम चला है। इसके नीचे की जो मिट्टी थी वो सॉफ्ट मिट्टी थी, तो उसको हटा के कोई दूसरे क्वालिटी की मिट्टी लगाई गई है। और ये रिस्टोरेशन करने के बाद में जो साइंटिस्ट थे उन लोगों ने बताया है कि नाउ दिस स्ट्रक्चर इज़ रेडी फॉर अनदर 300 ईयर, मतलब कम से कम 300 साल तक नहीं गिरेगा। और इसके टॉप पे लोग भी चढ़ के जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बंद है। लोग इसमें ऊपर तक जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए।
लेकिन हाँ, इसमें एक दो पुरानी बेल्स घंटियाँ वगैरह लगी थी जो बहुत हैवी थी, तो उनको हटा दिया गया है ताकि स्ट्रक्चर पे कोई भी एक्स्ट्रा अननेसेसरी वेट ना पड़े जो कि इसकी लाइफ को बढ़ाएगा। और फाइनली मतलब ये है ना अमेजिंग। तो जब ये 5.5 डिग्री हो गया था इंक्लाइन, तो इसको रिस्टोर करके इसको वापस से 4 डिग्री के आसपास कर दिया गया है। तो इतने पुराने स्ट्रक्चर में दिस इज़ दी ओनली इंक्लाइंड स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, और इसीलिए ये वन ऑफ द 7 वंडर्स में आता है। अब ऐसा ही एक स्ट्रक्चर ये अबू धाबी वालों ने भी बना दिया है। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट वो लीनिंग स्ट्रक्चर है, मैन मेड लीनिंग स्ट्रक्चर। तो वो इससे ज़्यादा इंक्लाइंड है ऐसे, लेकिन वो स्पेशली इंजीनियर करके इंक्लाइन बनाया गया है। वर्सेस दिस स्ट्रक्चर वाज मेड टू स्टैंड स्ट्रेट, लेकिन नीचे सॉफ्ट मिट्टी होने के कारण में ये इंक्लाइन कर गया, और इंक्लाइन करने के बाद में ये गिरा नहीं, और कम से कम 4 या 5 बड़े भूकंप के झटके भी ये सह चुका है, तब भी ये स्ट्रक्चर नहीं गिरा है। इनफैक्ट एक स्टोरी है कि 1945 में जब वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो जो एलाइज कंट्रीज़ थी, यूएस एंड अदर कंट्रीज़, उनको ऐसा लगा कि जर्मन्स इस टावर से वो जो मॉनिटरिंग का काम कहते हैं ना, वो रडार वाला काम या ऑब्ज़र्व करने वाला काम, तो इसको एज एन ऑब्जर्वेशन टावर यूज़ कर सकते हैं। तो यूएस मार्शल ने यहाँ पे एक सोल्जर भेजा ये चेक करने के लिए कि इसमें जर्मन्स तो नहीं है जो लड़ाई में उनको कोई बेनिफिट हो वॉर में। तो जब वो सोल्जर यहाँ आया, तो उसको ये बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर इतना अच्छा लगा कि उसने अपने मार्शल को इन्फॉर्म किया, और इस पे बॉम्ब गिराने का प्लान था। बट स्पेशली इस स्ट्रक्चर की सुंदरता को देखते हुए उन्होंने वर्ल्ड वॉर में इस स्ट्रक्चर को नहीं गिराया, जो कि खुद में एक अमेजिंग चीज़ है कि कैसे 2 एनिमी कंट्रीज़ फाइट करती हैं, बट फिर भी एक लेवल का मॉरल और एक लेवल का की डिग्निटी मेंटेन करके फ़ाइट करती हैं। एंड मुझे जब ये स्टोरी पता लगी, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा सुन के कि दैट इज़ द लेवल ऑफ स्टैंडर्ड वी शुड हैव। लड़ाई, कंपटीशन, किसी के अगेंस्ट में होना, किसी एक चीज़ पे नहीं एग्री करना इज़ गुड, बट उस चीज़ में भी एक एलिगेंस और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। और ये स्टोरी सुन के तो बिल्कुल मज़ा ही आ गया। सो दिस इज़ दी टावर ऑफ पीज़ा फॉर यू, विच इज़ लीन्ड। अभी कुछ 4 या 5 डिग्री इंक्लाइंड है, और पूरे वर्ल्ड से लोग इसको देखने आते हैं। आप मेरे पीछे में चारों तरफ भीड़ देख सकते हैं, कितनी ज़्यादा भीड़ है। इसके सामने ये जो स्ट्रक्चर है, ये कोई चर्च है, कैथेड्रल है, जहाँ पे लोग जाते हैं, और अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए थे अभी अंदर में। सो यस, नाइस व्यू। इसके पीछे तक पार्क्स वगैरह भी हैं, लोग उसमें बैठ रहे हैं, और बहुत सारे और भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं जो लोग इसके साथ में देखते हैं। इसके अंदर में 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। मेन फेमस ये है क्योंकि ये इंक्लाइंड है, बट हाँ, चर्च और बाकी चीज़ें भी यहाँ पे फेमस हैं। इसके साथ में कुछ म्यूज़ियम, गैलरीज़ और ये सब चीज़ें बनी गई हैं। आगे जो गेट वगैरह है वो सब आपको दिख रहा होगा। थोड़ा पीछे साइड में वो रिस्टोरेशन का भी काम चल रहा है। सो दिस वॉज लीनिंग टावर ऑफ पीसा फॉर ऑल ऑफ यू, वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड दिस इज़ जेन्युइनली अ वंडर। ये है यहाँ के टिकट का कॉस्ट, 27 यूरो में पूरा लीनिंग टावर ऑफ पीसा और बाकी भी जो 1-2 बिल्डिंग्स हैं वो सब देखा जा सकता है। और ऐसे अलग से अगर लेते हैं तो ये टावर 20 यूरो का है, बैप्टिस्ट्री ये 7 यूरो का है, और एक और बिल्डिंग जो है, मतलब ये बाकी सारी जो बिल्डिंग्स हैं ये सब 7 यूरोज़ की हैं। अगर आपको सारा नहीं करना है तो आप अलग से भी 7 यूरो में एक बिल्डिंग में जा सकते हैं। ये 5 बिल्डिंग्स हैं इस कैंपस के अंदर में, और ऐसे 27 यूरो में विज़िट कंप्लीट टावर के साथ में सारा चीज़। तो ये आज का लंच सबवे, ये हमने बनवा लिया है सबवे का सब, और क्योंकि लंच टाइम था तो बड़े वाला 13 सेंटीमीटर वाला सब बनवाया है मैंने, ताकि भूख ना लगे और लंच का काम हो जाए और हम रोम तक पहुंच जाएं, दोबारा खाने की ज़रूरत ना हो। तो आज का लंच है सब और कोक, और मैं आपको दिखाने वाला हूं इसका प्राइस। तो यहाँ का सब जो है, बड़े वाला जो है, छोटे वाला करीब 4 यूरो का था, बड़े वाला 7 यूरो के आसपास का था, और कोक वगैरह मिला के जो टोटल बिल आया है वो है 18.6 यूरो का। इसका मतलब ये हो गया करीब 1600-1700 रुपये के आसपास का ये लंच होने वाला है। ये प्राइसेस हैं, इसके ऊपर कुछ टैक्स वगैरह अलग से लगता है। चलो भाई, पिज़्ज़ा टावर घूमने के बाद में हम लोग आ गए हैं वापस पार्किंग में,
और ये पे कर दिया है 10.5 यूरो का पार्किंग। इसका मतलब लगभग 1,000 रुपये की पार्किंग। 2-2.5 घंटे के आसपास हमने यहाँ पे गाड़ी लगाई थी, तो 2.5 घंटे की पार्किंग का 1,000 रुपये। चलते हैं अब रोम की तरफ। स्कॉर्पियो कैसे चल रही है? नहीं, स्कॉर्पियो नहीं है। वीडियो बनाना, मैं राइट लेता हूँ इधर। हाँ, तो महिंद्रा ही है। हाँ, तो महिंद्रा स्कॉर्पियो चल रही है। ये कैसे? और नंबर यहाँ का लोकल है, इटली का। इटली का लोकल है, ऊपर महिंद्रा का लोगो है, और ये स्कॉर्पियो पुरानी वाली। ये कैसे देखें? लेफ्ट करके देखते हैं, कोई इंडियन तो नहीं है। ये अभी हमारे पीछे साथ में महिंद्रा की स्कॉर्पियो चल रही थी यहाँ पे। ओल्ड मॉडल, जो क्लासिक वाला मॉडल है, वो किसी ने लेफ़्ट हैंड ड्राइव इटालियन मॉडल था, मतलब लेफ़्ट हैंड ड्राइव थी। आई डोंट नो, इटली में ही खरीदा होगा क्योंकि इटली का ही नंबर था, या इंपोर्ट कराया होगा। तो इससे पता लगा पहली बार की महिंद्रा भी है एक आध पीस यहाँ पे। तो आ गए हैं एक बार और डीज़ल डलवाने। डीज़ल फिर से ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे डीज़ल का रेट दिख रहा है 1.999 यूरो। इसका मतलब 2 यूरो, और 2 यूरो होते हैं मतलब हमारा कन्वर्जन चार्ज वगैरह मिला के करीब 180 रुपये। तो 180 रुपये का लीटर है डीज़ल। मेरी गाड़ी का माइलेज थोड़ा बेटर हो गया है हाईवे चलने की वजह से, तो 9.6 9.7 का माइलेज आ रहा है। तो डीज़ल जो है यहाँ पे खुद से डालना है। ये मैंने निकाल दिया है नॉब और ये लगा दिया है, तो ये अंदर से लॉक होता है। अभी जब मैंने बोला तो उन्होंने और अब खोल दिया है इसको अंदर से, मतलब अनलॉक कर दिया है। तो अब जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो अब इसमें डीज़ल आना शुरू हो गया है। पहले जब मैं इसको कर रहा था तो डीज़ल नहीं आ रहा था। ये है डीज़ल पीछे, और वो वहाँ पे मीटर है जिसमें 15 लीटर डीज़ल 16 जा चुका है, और वो ऊपर पैसे आ रहे हैं 1.99, मतलब 2 यूरो का लीटर है डीज़ल। और यहाँ पे ये डीज़ल डलना शुरू हो गया है। तब क्या प्रोग्राम है नेक्स्ट? आप बताइए। अभी तो हम रोड पे हैं, और इसके बाद क्या करना है क्या नहीं करना है, होटल बुक नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से रोम में मेरा कोई ज़्यादा इंटरेस्ट तो है नहीं। तो वो जो पोर्ट है जहाँ से फेरी चलती है, वहाँ से आज भी तो एक फेरी है ना शायद? हाँ, आज भी फेरी है। स्पेन ही निकल लें क्या? सही है, मतलब हाँ ठीक है ना, क्या करना। इटली से स्पेन मतलब इटली में मुझे वेनिस में और पीसा में ज़्यादा इंटरेस्ट था, और ये दोनों चीज़ें हो गई हैं। रोम में एक वही वो कोलेसम है जो ग्लैडिएटर मूवी में दिखाते हैं ना, तो वो एक कोलेसम है, विच इज़ ठीक है, एक मॉन्यूमेंट है देखने के लिए, बट उसके अलावा ज़्यादा कुछ रोम में करने को है नहीं। तो और सिर्फ उसकी वजह से हमारा रोम में 2 दिन लग रहा है, क्योंकि कल संडे को चलो घूमने में कल संडे निकल जाएगा, बट परसों भी फेरी जो है वो रात की है बिल्कुल। तो स्पेन ही चलते हैं, अपना क्या है। अपनी गाड़ी है, अपना समय है। सही है। इटली और स्पेन लग रहा है जैसे नोएडा और दिल्ली। हाँ, तो ये बेटर रहेगा। फेरी कर लेते हैं अभी, चलो जीपीएस को चेंज करते हैं और वो फेरी पॉइंट लगाते हैं। तो ये तो अभी तो रोम लगा हुआ है, 100 किलोमीटर है ना रोम, तो अभी थोड़ा 30-40 किलोमीटर आगे से राइट की तरफ मुड़ना पड़ेगा, वो जो सी वाला एरिया है वहाँ पे फेरी पॉइंट के लिए। और फेरी पॉइंट चलते हैं और फिर वहाँ से फेरी लेते हैं। आज की फेरी है शायद एक लेट नाइट की, 12 साढ़े 12 बजे रात की एक फेरी है, तो आराम से 8-9 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। डिनर करेंगे, थोड़ा गाड़ी लोड करने के लिए 1-1.5 घंटे पहले पहुँचना होता है फेरी पे, तो लोड करके और आज रात को होटल भी बुक नहीं है हमारा। एयरबीएनबी जो किया था हमने वो भी कैंसिल हो गया है, तो फेरी पे ही कैबिन वाला वो रूम वाला ले लेंगे एक कमरा, आराम से अपना फेरी से सोते हुए 24 घंटे के आसपास की फेरी है। तो आज रात को चलेंगे तो कल शाम को 7-8 बजे स्पेन पहुँचेंगे। तो स्पेन पहुँच के मंडे को फिर वहाँ कार वार भी सर्विस करवा लेंगे। चलो ठीक है, चलो चलते हैं स्पेन।
चेंज करते हैं फिर अपने जीपीएस को और स्पेन की तरफ लगाते हैं। तो मैं आ गया हूँ इटली में, रोम के पास में जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, वहाँ से फेरी चलती है बार्सिलोना के लिए। तो थोड़ा सा प्लान चेंज हो गया, रोम घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया मैंने, और अब हम लोग जा रहे हैं फेरी लेने। तो पता नहीं था फेरी का क्या सिस्टम है, टिकट वगैरह कैसे मिलेगा। तो ऑनलाइन देख रहा था, एक टिकट था तो, लेकिन कुछ आइडिया नहीं था कि कितने देर पहले पहुंचना है और कहाँ से एग्जैक्टली फेरी है। तो हमने बुक करने से पहले हमने सोचा कि यहीं पे आ ही जाते हैं फेरी पॉइंट पे। तो अभी फाइनली फेरी पॉइंट पे आ गए हैं और अब पता कर रहे हैं टिकट वगैरह का। ये एक इनका इन्फो सेंटर है, वो इन्फो सेंटर तो बंद था, अभी कोई था नहीं इन्फो सेंटर पे, बट अभी जस्ट कोई आया है तो शायद कुछ हेल्प मिल जाए। और नहीं तो वो जो टोल काउंटर है वहाँ कोई बैठा हुआ है तो शायद वहाँ से बात करते हैं। ऐसे किसी से मैंने पूछा तो बता रहे हैं कि पीछे ही जो बिल्डिंग है उसमें वहीं से क्रूजेस चलती हैं और वहीं से क्रूजेस के टिकट्स भी हैं। तो जाके पता करते हैं आगे क्या होता है। तो हम एंटर कर चुके हैं फेरी टर्मिनल में और ये सब अलग अलग क्रूजेस लगे हैं। कुछ वो सामान ले जाने वाले जो शिप्स होते हैं, कार्गो शिप्स, वो भी लगे हुए हैं। और अभी हम जा रहे हैं अभी अपना टिकट खरीदने। तो हम ढूंढ रहे हैं टिकट काउंटर, हमें जाना है टर्मिनल 1 पे। सो लेट्स सी कहाँ पे है टिकट काउंटर। ये बड़ा सा पोर्ट होता है ना, तो बहुत सारे मतलब पता ही नहीं लगता कि कहाँ पे क्या है। हालांकि एक इनका जो इन्फो सेंटर है उन्होंने हमें बहुत अच्छे से गाइड किया है। सो आई जस्ट होप कि इस आगे वाली बिल्डिंग में होना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट। सो ये है क्रूज़ का टर्मिनल, हम पहुंच गए हैं क्रूज़ के टर्मिनल पे। पहले टिकट लेने का प्लान है। ये शायद विद इन जो पोर्ट है ये शटल टाइप की कोई सर्विस है इनकी, पोर्ट मोबिलिटी जो चलती है। हमने तो अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, पास में एक पार्किंग थी वहाँ पे। और ये है पोर्ट T1, मतलब इनका जो टर्मिनल 1 है, जैसे एयरपोर्ट पे होता है तो वैसे ये टर्मिनल 1 है। इस टर्मिनल 1 में हम एंटर करेंगे और एंटर करके फिर हम इनकी टिकट्स का पता करते हैं और टिकट्स लेते हैं। ये है इनका प्रॉपर पोर्ट, जैसे एयरपोर्ट का पोर्ट होता है ना, मतलब एयरपोर्ट का जैसे टर्मिनल होता है वैसे ये कुछ ऑफिसेज हैं जो बंद हैं। सामने इन्फो सेंटर है। सो ये ग्रिमाल्दी लाइंस नाम की ये शिपिंग कंपनी है जिनका क्रूज़ हम लेने वाले हैं। फेरी मतलब हाँ क्रूज़ जैसा ही है, बड़ा सा। तो ये उनका टिकट काउंटर है। तो पहले टिकट ले लिया जाए ग्रिमाल्दी लाइंस का, फिर चेक इन वगैरह का देखेंगे। ये कुछ ऐसे इनके क्रूजेस होते हैं इस तरह के। ये है ग्रिमाल्दी लाइंस के क्रूजेस और इसमें बैठ के हम जाने वाले हैं बार्सिलोना। तो फाइनली फेरी का टिकट हो चुका है और ये एक तो ये स्लिप दी है इन्होंने जिसमें टोयोटा फॉर्च्यूनर, विश्वजीत विष्णु और प्रीति मलिक ये काइंड ऑफ टिकट्स हैं जिससे हम जा सकते हैं फेरी में। और ये हमारे रूम का पास है। तो हमने बुक किया है फेरी में जो कैबिन वाला रूम होता है वो, उसमें 4 लोगों तक मैक्सिमम रुक सकते हैं, बट वो प्राइवेट कैबिन देते हैं। मतलब जब आप बुक करते हो तो ये 2 लोगों के लिए, हम लोगों के लिए एक प्राइवेट कैबिन दिया है। ऐसे ये बता रहे थे कि एक इनका कॉन्सेप्ट है जिसमें ये कोई सीट अलॉट नहीं करते हैं। वो टिकट थोड़ा सा और सस्ता था उसमें, बट उसमें कोई सीट नहीं होती है। तो आपको आई डोंट नो, अंदर जाके देखते हैं क्या अरेंजमेंट है, शायद बैठ के जाना होता होगा उसमें। और वो भी सीट्स फिक्स नहीं होती है, रिज़र्व नहीं होती हैं, तो रैंडम सीट्स होती हैं जहाँ पे आप बैठ सकते हो। बट क्योंकि हमें आगे भी ड्राइव करना है और आगे की भी जर्नी है तो कहीं हेक्टिक ना हो, इसलिए हमने सोने के हिसाब से कैबिन ले लिया है जहाँ पे हम एंजॉय करेंगे। अब ये फेरी है रात को 12:30 बजे, मतलब डेट चेंज हो जाएगा। और अभी हो चुके हैं यहाँ पे 9, तो रात के 9 बज रहे हैं। हमारे पास अभी भी करीब 1 घंटे पहले चेक इन कर सकते हैं फेरी में, तो इसका मतलब कि हम 11 साढ़े 11 बजे आ सकते हैं। तो हमारे पास 2 घंटे का टाइम है। चलते हैं कुछ रेस्टोरेंट वगैरह में डिनर कर लेते हैं और उसके बाद में आते हैं फिर दोबारा से फेरी में चेक इन करने। सो ये ऐसा कुछ दिखता है फेरी का काउंटर।
टिकट्स का कुछ जैसे एयरलाइंस होती हैं मोर और लेस उसी तरह का है। और ये जो टर्मिनल है जैसे एयरलाइंस का टर्मिनल होता है उसी तरीके का इसका फेरी का भी एक टर्मिनल बना हुआ है। ये फेरी थोड़ी बड़ी सी क्रूज़ टाइप की है, तो ये कोई छोटी वाली फेरी नहीं है। जैसे हम दुबई से ईरान आए थे वो थोड़ी छोटी फेरी थी, सिर्फ सीटिंग वाला ही था, बट ये क्रूज़ टाइप की फेरी है। तो चलते हैं अभी कुछ खा पी के और फिर वापस आते हैं फेरी में चेक इन करने। तो फेरी का टिकट वगैरह हो गया है और इसी सिटी में सिविटेक नाम की सिटी है। इटालियन में इसको कुछ और कहते हैं थोड़ा, बट ऐसे सिविटेक प्रोनाउंस करते हैं। तो सिविटेक नाम की सिटी है जहाँ पे ये पोर्ट है। बहुत छोटी सी सिटी है और एक्चुअली कार से ट्रैवल करने का हमारा यही सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस हो रहा है कि नॉर्मली जब हम फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं या किसी एक शहर को घूमने जाते हैं तो हम किसी बड़े शहर में जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट स्पॉट्स हैं वहाँ पे जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी इतना क्राउडेड हो चुका है या उसके बारे में इंटरनेट पे लिखा है या पिक्चर्स हैं कि वो क्रेज़ कई बार नहीं होता है। लेकिन ये जो छोटी छोटी सिटीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं घूमने की, लोकल लोगों से मिलना और उनका कल्चर देखना, समझना, उनका लैंग्वेज, और फिर लैंग्वेज बैरियर भी बहुत होता है तो ट्रांसलेटर यूज़ करके बात करना, ये जो एक्सपीरियंस है ये खुद में बहुत मज़ेदार है। जैसे इस रेस्टोरेंट में जब हम घुसे तो हमारा माइक्रोफोन लगा था, इसको देख के फिर कुछ लोग जो और खा रहे थे साथ में उन लोगों ने भी पूछा कि माइक्रोफोन कैसा है, क्या है, कार के बारे में लोग पूछने लगे। तो ये अलग ही एक्सपीरियंस है मतलब। और छोटे शहर में लोग भी बहुत लाइक करते हैं क्योंकि ज़्यादा टूरिस्ट वगैरह आते नहीं हैं, कभी कभी आते हैं, तो वो हमेशा लोग लाइक वाइक करते हैं। इस रेस्टोरेंट में हमने पास्ता और कालामाड़ी ऑर्डर किया था। कालामाड़ी ऑक्टोपस की तरह एक डिश होता है, बट ये बिल्कुल ही बिना पका हुआ सा है, ये ऐसा इन्होंने दे दिया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे खाऊं, ये मेरे से खाया नहीं जा रहा है। और ये जो पास्ता है ये भी बिना बना हुआ है, मतलब ये सीधे जो बॉइल्ड होता है ना वो बॉइल्ड पास्ता है, मतलब ये कोई सॉस इसमें कोई है ही नहीं, वाइट या रेड कोई भी सॉस जो हम डालते हैं ना वो डला हुआ ही नहीं है। तो ऐसा है ये इटली का जो ओरिजिनल टेस्ट है पास्ता का और ये सी फूड का। तो हमारे खाने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। देखते हैं। फाइनली मैंने सोचा था आज पिज़्ज़ा छोड़ के कुछ और ट्राई करेंगे यहाँ का लोकल, लेकिन फाइनली वापस पिज़्ज़ा पे जाना पड़ेगा। देखते हैं कोई रेस्टोरेंट शायद पिज़्ज़ा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो 10 बज गए तो यहाँ सब बंद भी हो जाता है जल्दी, छोटा सिटी है तो कुछ हो नहीं सकता। तो फाइनली भूख लगी थी और हम लोग आ गए पिज़्ज़ा खाने। तो यहाँ पे वेजिटेरियन पिज़्ज़ा में बहुत कम ऑप्शंस होते हैं, बट हमें इसमें मिला है एक आलू पिज़्ज़ा। ये पोटैटो है पूरा, जो पोटैटो चिप्स की तरह मतलब स्लाइसेस में है, और ये पिज़्ज़ा के ऊपर डाल के, और ये पोटैटो का पिज़्ज़ा बना हुआ है जो मैं आज डिनर में खा रहा हूँ 2 पीस, क्योंकि इससे पहले जिस रेस्टोरेंट में हम गए थे वहाँ तो गड़बड़ हो गई। इनफैक्ट शेफ़ को बुरी लग गई ये बात कि हमने वहाँ पे खाना छोड़ दिया। वो आके पूछ रहा था कि आपने क्यों छोड़ा। हमने बताया कि भाई हमारे टेस्ट का नहीं था बिल्कुल भी, तो फिर भी हमें कह रहा था कि आपको फिर थोड़ा सा फिर भी ट्राई करना चाहिए था, इट इज़ गुड ऐसे करके। बोला भाई साहब हमसे नहीं हो सकता ये ट्राई। सूखा पास्ता और मतलब वो कालामाड़ी जो होता है ऑक्टोपस, वो ऐसे ही मतलब बिना ठीक से पकाया हुआ मैंने फिर छोड़ा उसको। मैंने बोला चलो आगे चलते हैं। तो फॉर्चुनेटली यहाँ 2 स्लाइसेस पिज़्ज़ा के थे। ये दुकान भी बंद हो चुकी है, बस ऑलमोस्ट बंद हो रखी है, ऑर्डर सब लेने बंद कर दिए इन्होंने। लेकिन इनके पास कुछ 1-2 वेजिटेरियन पिज़्ज़ा के स्लाइसेस थे, यहाँ स्लाइस में बेचते हैं, तो हमने वो ट्राई किया है। ये लगी है हमारी बार्सिलोना की क्रूज़ और इस पे हम जाने वाले हैं अपनी कार के साथ में। मज़े की बात ये नहीं है कि क्रूज़ लगी है, मज़े की बात ये है कि हम अपनी कार के साथ में इसके अंदर जाने वाले हैं। ये पीछे से इसका पूरा जो स्पेस है कार वार लग जाएगी जिसमें वो सब दिख रहा है। और यहाँ पे ये जो नीचे गाड़ियाँ लगी हैं ये सारी गाड़ियाँ वेट कर रही हैं उसमें जाने के लिए। ये जो गाड़ियाँ हैं ये सब वेट कर रही हैं उसमें जाने के लिए। बाइक्स, कार्स ये सब आ चुकी हैं और अभी समय हो रहा है लगभग 11:15। तो शायद 11 या 11:30 बजे से ये लोग खोलेंगे इस पोर्ट को, मतलब एंट्री को,
और तब हम जाएंगे अपनी कार लेके इस क्रूज़ के अंदर, और क्रूज़ के अंदर जाने के बाद हम जाएंगे कल बार्सिलोना। 20 आवर्स के आसपास की क्रूज़ है, 24 आवर्स के आसपास की, तो 21 आवर्स की है एग्जैक्टली। तो यहाँ से रात को 12 साढ़े 12 बजे चलती है और कल शाम को 7 बजे के आसपास बार्सिलोना हम पहुँच जाएंगे। और अभी जिस रेस्टोरेंट से हम निकले हैं वो जो क्वीन मूवी में दिखाते हैं ना कि आप शेफ़ से ज़्यादा सॉस मांग लो, केचप मांग लो तो गुस्सा हो जाता है, तो ये इटली में सही में ऐसा है। क्योंकि इटली में ना जब ये खाना बनाते हैं तो ये उसको एक क्राफ्ट की तरह समझते हैं। तो हमने जब खाना छोड़ दिया टेबल पे, हम बिल पे करने गए तो वो गुस्सा हो गया शेफ़ जो था कि आपने क्यों छोड़ा खाना। मैंने बोला भाई नहीं खाया गया ऐसा उबला हुआ सा खाना, हमसे हम क्या करें। तो उसको इंग्लिश नहीं आती थी, तो उसने किसी और को बुला के और उसको बोला कि आप इनको बताओ कि थोड़ा टेस्ट करना चाहिए था, थोड़ा देखना चाहिए था खा के। और फाइनली जब ने मना किया तो उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए, बोले कि नहीं मतलब विल नॉट टेक मनी ऐसे करके। बट एनीवेज, तो गुस्से में था या आउट ऑफ कंसर्न कर रहा था ये तो पता नहीं, मतलब कई बार थोड़ा लैंग्वेज भी ऐसा होता है ना कि लगता है देख के गुस्से में। बट एनीवेज, और ये सारी कार्स वेट कर रही थी मेरे साथ में क्रूज़ पे लोड होने के लिए, मतलब जाने के लिए। सब में ड्राइवर बैठे हुए थे और लगभग 1-2 घंटे से वेट कर रहे थे। और अभी ये लाइन खुली है, अब एक एक करके क्रूज़ में जाना शुरू हुआ है ये कार्स वगैरह का। तो मूव करते हैं, आगे चलते हैं। वो सामने क्रूज़ लगा है हमारा, जिस क्रूज़ की एंट्री है यहाँ से, और एक एक करके ये क्यू से हम लोग जा रहे हैं। कई सारे बाइक वाले, ट्रक वाले, ये लोग भी वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। और यहीं से वो चेक इन का प्रोसेस, जैसे फ़्लाइट में बोर्डिंग होती है ना, तो वैसे बोर्डिंग पास जैसा जो कार्ड है हमारा, उसको देख के उसका प्रोसेस कर रहे हैं लोग। यहाँ पे शायद ये कस्टम्स वाले हैं जो दोबारा से चेक करेंगे। ये क्रूज़ लगी हुई है और ये इसके अंदर हमारी गाड़ी एंटर करने वाली है। ये यहाँ पे एक क्रूज़ है हमारी जिसके अंदर में हमारी गाड़ी को जाना है। और ये कुछ गाड़ियाँ, एक आध ट्रक वगैरह पहले भी इसमें गई हुई हैं। और अब हम अपनी गाड़ी को ड्राइव करके अंदर ले जाने वाले हैं। ये बड़ा सा क्रूज़ है। इधर साइड में अगर देखें तो क्रूज़ बार्सिलोना लिखा हुआ है यहाँ पे। ये ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी ट्रक्स गए हुए हैं, मतलब यहाँ से अंदर जाते हैं इस एंट्रेंस से यहाँ से ट्रक अंदर जाता है। और इसमें ऊपर भी यहाँ पे ये सारे ट्रक्स जो हैं ये लगे हुए हैं। और इसके ऊपर में वो सारे में रहने के कैबिन्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं और सारी चीज़ें। ये कितना अच्छा सा ट्रक होता है इन लोगों का। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सीट ऊपर नीचे करने का इनका। ये सब कितनी ह्यूज से ट्रक हैं जो सब क्रूज़ के अंदर जा रहे हैं। और सब ये क्रूज़ से यहाँ इटली से बार्सिलोना स्पेन जाएंगे। क्रूज़ है यार, बहुत ही बड़ा सा क्रूज़ है। और ये इसके अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, मतलब मुझे लगता है कम से कम भी 100-150 कार्स और ट्रक्स वगैरह होंगी। ये ऊपर भी कितनी सारी ट्रक्स जो हैं वो सब लगे हुए हैं। हाँ रुक गए भाई, रुक गए, कितना हाथ देगा। हम कौन सा सवारी बिठा रहे हैं बार्सिलोना की। नोड़ा। ये चढ़ गए हम क्रूज़ के अंदर में। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार। ओह, ये तो बेसमेंट में लेके जा रहा है। इससे नीचे भी एक लेवल है। तो ये क्रूज़ पे हमारी गाड़ी लग चुकी है और बाकी गाड़ियों के साथ में ये सारे लोग अपनी गाड़ी ऐसे पार्क कर रहे हैं। बहुत बड़ा सा पार्किंग एरिया है। ये देखिए कुछ ट्रक वगैरह भी पार्कड हैं इसी में। और ये सारी गाड़ियां हैं जो अभी आके लग रही हैं यहाँ पे। और ये बिल्कुल पीछे तक जगह है। इनफैक्ट हम लोग एक फ्लोर नीचे आए हैं, तो इसके ऊपर भी 2 फ्लोर्स ऐसे हैं जहाँ पे इन गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है। और ये लगी है अपनी फॉर्च्यूनर।
अब सब सुनेंगे। तो ये हम आ गए हैं क्रूज़ में 9th फ्लोर पे। 9036 हमारा कैबिन नंबर है, 9150। इसके बाद वाला ये है 9036। खुल गया, खुल गया, खुल गया। लगाने से तो लाइट आ जाएगी। वो, और ये है कैबिन। तो ये छोटा सा कैबिन है जो कि क्रूज़ के अंदर है। ये एक बेड सोने का, ये दूसरा बेड, और ये ऊपर भी शायद एक बेड है सोने का। हाँ, ये जैसे ट्रेन का बर्थ होता है उस तरीके का है, बट क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, हम 2 लोग ही हैं, और ये प्राइवेट कैबिन है तो इसमें हम 2 बेड यूज़ कर लेंगे नीचे का। ये वॉशरूम है छोटा सा, क्रूज़ वगैरह में जैसा होता है छोटा सा वॉशरूम। और इस साइड ये बाथिंग एरिया होगा। इधर पीछे नहाने वगैरह का है, पर्दा लगा है। और ये बंद कर दिया। ये कपड़े वपड़े टांगने की जगह है। ये चार्जिंग का सॉकेट है, लाइट वगैरह अलग से दे रखा है। दोनों साइड ये साइड वाले बर्थ्स भी हैं। थोड़ा सा छोटा सा वर्क स्टेशन है, अलमारी है, काम की काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं इन्होंने अपने छोटे से कैबिन में ही। तो ग्रेट, तो हम पहुंच गए हैं फाइनली क्रूज़ में, और हम यहाँ से जा रहे हैं इटली। रोम से हम जा रहे हैं बार्सिलोना। तो अब आज रेस्ट करते हैं। कल संडे को पूरा दिन क्रूज़ में ही बीतने वाला है, क्योंकि कल शाम को हम पहुँचेंगे बार्सिलोना। यहाँ रात के अभी 12:30-1 बज रहे हैं, और ये करीब 21 घंटे की फेरी है। तो इसका मतलब कि हम कल शाम को 7-8 बजे पहुंचेंगे। शायद कार लेके निकलने में, रश वगैरह में थोड़ा 1-2 घंटे और भी टाइम लग जाए, तो कल सिर्फ बार्सिलोना जाके रुकेंगे। कल दिन में इस पूरे क्रूज़ का टूर कराएंगे आप लोगों को, और बाहर का जो सी व्यू वगैरह है, जो रेस्टोरेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। बने रहिए अपने इस व्लॉग में। मैं दिल्ली टू लंदन रोड ट्रिप कर रहा हूँ, और अलग अलग देशों से होते हुए फाइनली लंदन पहुंचने वाला हूं। तो अपनी ये जर्नी मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है शेयर करते हुए, और आप लोगों का कमेंट पढ़ के और भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कई सारे लोग मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। सो दैट्स जस्ट फैंटास्टिक। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट दैट यू हैव प्रोवाइडेड। और कुछ लोगों ने कमेंट किया था वॉइस क्लियर नहीं है, कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी। सो वी आर वर्किंग, वी आर सॉर्टिंग आउट ऑल दोज। और कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड। अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब द चैनल, और फिर मिलते हैं आगे की कंट्रीज़ में। कल आप लोगों को स्पेन घुमाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, लव यू ऑल।